गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा जो अपना पेपर सेकंड है, कौन सा, बायोटेक वाला। हमने बायोकेमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड अपना कौन सा है, बायोटेक। अपना जो पेपर है सेकंड बायोटेक, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। किस नाम से जाना जाता, जैव जो प्रौद्योगिकी है, उस जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यही आपका सेकंड पेपर है। इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं एक चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दूंगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब हमारे पास में सबसे पहले तो बेटा जो बायोटेक्नोलॉजी है, इस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में होती क्या। जैसे देखो अपने पास में खूब सारी चीज़ें हैं, लाइक बात कर ली कि मेडिकल साइंस है, हमने बात कर ली कि अपने पास में बॉटनी है, अपने पास में जूलॉजी है, अपने पास में आईसीआर है। बट उन सब में से जो यंग, या मैं बात करूं कि भाई सबसे सूक्ष्म प्रकार की जो तकनीक है, वो सूक्ष्म तकनीक इसके अंदर आएगी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। कहने का मतलब हो गया कि भाई कम समय में क्या, कम समय में अधिक उत्पाद प्राप्त करना। कम समय में क्या उत्पाद करना, अधिक से अधिक क्या उत्पाद प्राप्त करना, उत्पाद प्राप्त करना ही क्या कहलाता, आपके बायोटेक्नोलॉजी कहलाता। उसे हम किस नाम से जानेंगे भाई, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अपने पास में जो जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं कि एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी के अंदर इसका एक चैप्टर है, उसी के जो डिस्कशन है वही डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, ताकि ये चैप्टर आपकी वाली बुक के अंदर इसको लेंथ दिया, बट यहाँ इनके अकॉर्डिंग टू नोट्स इसको बहुत इजी बनाया। जैसे सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन। जैव प्रौद्योगिकी की शब्द जीव विज्ञान की तकनीक से मिलकर बना है, अर्थात जीव विज्ञान का तकनीकी रूप में मानव उपयोग आपकी उपयोगी उत्पादों एवं प्रयोगों का विकास करना। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपके जीव विज्ञान है, देखो बायोलॉजी तो मैंने पहले ही बोला कि भाई बायोलॉजी की ब्रांच बॉटनी भी है, क्या है आपके बॉटनी भी है, आपके जूलॉजी भी है, आपके जूलॉजी के अलावा क्या है मेडिकल साइंस भी है। बट यहाँ क्या बोल रहे हैं हम कि टेक्निकल रूप से क्या करना, किसी भी बायोलॉजी या जीव के अंदर जीवों को टेक्निकली रूप से लेकर उनका मनुष्य के लिए क्या बनाना, उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता, बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं EFB, यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ। कौन सा, यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ है, उसके द्वारा इसकी क्या परिभाषा दी गई, जिसके अनुसार नए उत्पादों सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं एवं इसके अंग तथा इसके आणविक अनुरूपों को समायोजन किया। देखो इस चीज का मतलब क्या है कि EFB यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ आपकी बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या किया कि जैव प्रौद्योगिकी के अंदर इन्होंने नए उत्पादों को भी शामिल किया, इन्होंने उनसे मिलने वाली सेवाओं को भी शामिल किया, उन्होंने अपनी नेचुरल साइंस है उसको भी शामिल किया, इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको भी इन्होंने शामिल किया, सेल्स को इन्होंने शामिल किया, ऑर्गन को इन्होंने शामिल किया, मॉलिक्यूलर को इन्होंने क्या किया, शामिल किया। सबको कंबाइंड एक पैकेट के रूप में बंद करके क्या बोला कि इन सब से अपने को क्या मिल सकता, अधिक से अधिक उत्पाद मिल सकता है। इट मींस ये किसको शो कर रहा, बायोटेक्नोलॉजी को शो कर रहा। नेक्स्ट, अपने पास में इसका महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोगी एवं पुनर्योजन DNA के द्वारा अनुवांशिक रूपांतरित जीन की संख्या में वृद्धि कर मानव उपयोगी उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन करना। ये देखो इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे पास में एक कोई जीन आपके जीव था, इस जीव का कोई ऐसा DNA था, वो DNA क्या है, दुर्बल है। कैसा DNA, दुर्बल है। अब ये जब DNA दुर्बल है तो इसके अंदर हम ऐसे कोई DNA की एंट्री कराएंगे जो कैसा हो, प्रबल प्रकार का हो या सबल प्रकार का हो, या जिसको मैं बोलता हूँ सूक्ष्म DNA, कैसा कैपेबल DNA। इस DNA को मैं यहाँ एंट्री दिलाऊंगा, दिलाने के बाद में यहाँ एक नया DNA बनता है जिसको रिकम्पाउंड DNA कहा जाता है, कि री
आपके कंपाउंड डीएनए कहा जाता है, या रिकम्पाउंडेड डीएनए, या हम इसको बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। कौन सा डीएनए होगा भाई? पुनर्योगज डीएनए होगा। और यही पुनर्योगज डीएनए आगे जाकर नई नई टेक्निकल चीजों को सॉल्व करता जाएगा, इनकी नई नई जनरेशन अपनों को देता जाएगा, उपयोगी बनाता जाएगा, उसको हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। परकनली शिशु आईवीएफ, इन आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यदि कोई भी संतान नहीं हो रही है तो इस टेक्निक के द्वारा क्या की जा सकती है? संतान उत्पन्न की जा सकती है। टीकों का संश्लेषण, प्रोटीन, एंजाइम का संश्लेषण, सब पूरा का पूरा किस पर डिफेंडेबल है? बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर डिफेंडेबल है। जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत है। पहला आपके जेनेटिकल इंजीनियरिंग, क्या बोला जाता है इसको? जेनेटिकल इंजीनियरिंग या अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। इसके बारे में सर्वप्रथम साइंटिस्ट का नाम रट लेना बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, पोल बर्ग। साइंटिस्ट कौन हुए थे? पोल बर्ग ने, जिसके अनुसार वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए अनुवांशिक पदार्थ के जोड़ने या घटाने की जो तकनीक अनुवांशिकी आपके अभियांत्रिकी कहलाती है। रीजन क्या है इसका? देखो यहां बोल क्या रहा, साइंटिस्ट थे पोल बर्ग, जिन्होंने ये बताया कि वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए, वांछित का मतलब अच्छे कैरेक्टर, अपने को कैसे कैरेक्टर चाहिए? अच्छे लक्षण चाहिए। कौन से लक्षण चाहिए आपको? अच्छे लक्षण चाहिए। प्राप्त करने के लिए अनुवांशिक पदार्थ के जोड़ने या घटाने, अनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। जोड़ना का मतलब दुर्बल डीएनए के साथ में कैसे डीएनए को जोड़ लेना? सबल डीएनए। घटाने का मतलब कि जो दुर्बल डीएनए उसको क्या कर लेना? घटा लेना। और ये सारा किसके द्वारा हो रहा? इंजीनियरिंग। हम एक टेक्निक काम में ले रहे हैं, अभियांत्रिकी काम में ले रहे हैं, इसको हम अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्यों करें? क्योंकि हम कौन से मटेरियल को हटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं? डीएनए। किसको हटा रहे हैं? डीएनए आपके डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये एक प्रकार का एसिड है, एक प्रकार का अनुवांशिक क्या होता है? जेनेटिकल मटेरियल होता है, जिसके ऊपर जीन भी रहता है, जिसके ऊपर कौन रहता है? गुणसूत्र भी रहता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर होने का कार्य करता है। नेक्स्ट अपने पास में दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग, यानी कि जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रासायनिक अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार रोगाणु रहित वातावरण में वांछित सूक्ष्म जीवों या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वृद्धि करवाकर, कौन सी कोशिकाएं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वृद्धि करवाकर अधिक मात्रा में प्रौद्योगिकी उत्पाद प्राप्त करना। देखो क्या बोल रहा? रोगाणु रहित, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं है, आपके परजीवी नहीं, वातावरण में वांछित सूक्ष्म जीवों या प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब ये हो गया कि एक मेरा कोई ऐसा सरफेस है, मैंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट कर दिया कि इस एटमॉस्फेयर के अंदर ना तो किसी प्रकार का कोई डिजीज है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन के अंदर करेंगे क्या कि या तो कोई ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा कोई, या मैं इस यहाँ अंदर की ओर मैं किसको डाल रहा हूँ? ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, या प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है बेटा जी जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो होगी क्या? एब्सेंट, जिसके कारण उनका न्यूक्लियस क्लियर सीन नहीं होगा, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब इनको हम किस में डालेंगे? एक फंक्शन के अंदर डालकर उसका सर्कुलेट कराकर अधिक से अधिक हम उत्पाद प्राप्त करते हैं। अब अधिक उत्पाद क्यों मिलते हैं? मैं भी हम उसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? किसी ना किसी प्रकार का हम उसके अंदर केमिकल डालेंगे। केमिकल डालने, जैसे मैंने एक बॉक्स लिया और एक बॉक्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? उनको डाल रहा हूं, किसको? प्रोकैरियोटिक को भी डाल रहा हूं, इसके अलावा कोई जीव को भी डाल रहा हूं, उसके अंदर मैंने कोई केमिकल डाल दिया। हो सकता है कुछ समय के बाद जब मैं वहां पर देखूं तो मुझे बहुत सारे जीव मिल जाए। इट मींस कौन सी इंजीनियरिंग हुई? केमिकल इंजीनियरिंग। यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग यहां पर कौन सी है? जेनेटिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिकल इंजीनियरिंग में हमने क्या किया? जेनेटिकल पार्ट डीएनए डाला, यहां पर हमने क्या डाला? जीवों के साथ में केमिकल डाला। ये तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग और ये क्या हो जाएगी? केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद में अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के चरण। अब जो हमें बना है
उसको ट्रांसफर कैसे करना है, उसका पहला चरण है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, यानी कि रिकम्पाउंडेड जो डीएनए है उस डीएनए का क्या करना, निर्माण करना। ऐच्छित या वांछित डीएनए की पहचान करना। सबसे पहले तो वांछित का मतलब उस डीएनए की पहचान करना जिससे नुकसान हो रहा है, जिससे फायदा हो रहा है, पहचान करना। उचित वाक में क्या करना, निर्धारण। अब जिसमें हम ट्रांसफर करेंगे, चाहे काजमिड हो चाहे प्लाज्मिड हो, यानी चाहे काजमिड प्लाज्मिड चाहे आपके जीवाणु भोजी हो, किसी के अंदर भी हम डालेंगे तो सबसे पहले उसका हम अच्छे से पहचान कर लेनी चाहिए कि भाई ये क्या फंक्शन क्रिएट करेगा। एंजाइमों की क्रियाविधि और उचित परपोषी में देखो, वाहक और परपोषी में फर्क होता है। वाहक काजमिड हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, जीवाणु भोजी हो सकता है, बट आपके पास में परपोषी इकोलाई है। क्या है, इकोलाई है, या दूसरे कोई फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बेटा सबसे पहले हमने पहला फंक्शन लिया पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, रिकम्पाउंडेड डीएनए का निर्माण। रट लेना लालो, ये क्या, स्टैनले आपके कोहेन ने इसकी खोज की थी। किसने, स्टैनले कोहेन ने इसकी खोज की थी लालो। और इसके बाद में हर्बर्ट बॉयर, दो साइंटिस्ट कौन थे, एक तो हर्बर्ट आपके कोहेन ने और एक कौन था, हर्बर्ट बॉयर, दोनों ने मिलकर इसकी खोज की। इन्होंने किसको चुना, सोलमोनेला टाइफी जीवाणु को चुना। ये सोलमोनेला टाइफी एक रोग फैलाता है जिसका नाम है टाइफाइड। कौन सा रोग फैलाता है, टाइफाइड रोग फैलाता है, जो कि एक संक्रमित रोग होता है। कौन सा रोग होगा, संक्रमित रोग होता है। और उनके वर्तुल डीएनए के प्रतिरोधी जीन को जोड़ने में सफलता प्राप्त की। अपने को इतना ही याद रख लेना, साइंटिस्ट कौन थे और इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया, इससे कौन सा डिजीज होता है। अब पुनर्योगज डीएनए के साधन, कहने का भाई डीएनए तो हमने ले लिया, पर उस साधन कौन कौन सा मटेरियल यूज में लेंगे जिससे हम उस डीएनए को तोड़ सकते हैं, उस डीएनए को जोड़ सकते हैं, उसको वाहक में प्रवेश करवा सकते हैं। तो सबसे पहला साधन होगा प्रतिबंध एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं रिस्टिगेशन एंजाइम। क्या बोलोगे, रिस्टिगेशन एंजाइम। वे एंजाइम जो डीएनए को काटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए एक प्रकार की आणविक श्रृंखला है। डीएनए कैसी श्रृंखला होती है, आणविक श्रृंखला है। आणविक श्रृंखला का मतलब हो गया भाई मॉलिक्यूलर चेन होती है। अब ये जो मॉलिक्यूलर चेन है तो इसको काटेगा कौन, ओनली फॉर रिस्टिगेशन एंजाइम के द्वारा इसको क्या किया जाता, कट किया जाता है। और इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, आणविक कैंचियां या रासायनिक चाकू के नाम से भी जाना जाता है। या तो हम इसको रासायनिक चाकू बोल सकते हैं या इसको हम क्या बोल सकते हैं, आणविक कैंचियों के नाम से जान सकते हैं। रिस्टिगेशन एंजाइम दो प्रकार के, एक्सोन्यूक्लियस होता है और दूसरा आपके एंडोन्यूक्लियस होता है। सबसे पहले कौन सा, एक्सोन्यूक्लियस। ये हमेशा कहां से काटता है, न्यूक्लियोटाइड के सिरों को काटता है। कहां से काटेगा भाई, न्यूक्लियोटाइडों के सिरों से काटता। भाई ये प्रॉब्लम अपने यहां क्रिएट होगी। व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया पहले न्यूक्लियोटाइड के प्रकार, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड तीन फंक्शनों में बटा रहता है। कौन कौन से, एक तो नाइट्रोजनी सारक, कौन सा होगा, नाइट्रोजनी सारक। और दूसरा आपके पास में कौन सा होता है, पेंटोज शर्करा। कौन सा शर्करा, पेंटोज शर्करा, यानी कि पेंटोज शुगर। और तीसरा भाई क्या होता है, फॉस्फेट समूह। कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप होगा। यदि नाइट्रोजनी सारक, कौन, नाइट्रोजनी सारक अपनी, थोड़ा सा मैं बेक कर रहा हूं बेटा, या एक मिनट ये लो। यदि देखो नाइट्रोजनी बेस, एन बेस का मतलब हो गया नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कौन से होंगे, एक तो होगा प्यूरिन। कौन सा होगा, प्यूरिन। दूसरा होता आपके पिरिमिडीन। कौन सा होगा, पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन।
और प्लस मैंने किसको ऐड किया, पेंटोज शर्करा। कौन, पेंटोज शर्करा। यदि ये दोनों एक बॉन्ड है जिसका नाम है ग्लाइकोसाइटिक, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हो तो आप उसको क्या बोलोगे भाई, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलने वाले हो, न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया नहीं है। और न्यूक्लियोटाइड आगे जाकर किसका निर्माण करेगा, साइट का, सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका निर्माण करेगा, आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका निर्माण करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का किस निर्माण करने वाला है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखिए उसके बाद में पॉलिंड्रम, वर्णों या अक्षरों को ऐसा समूह है जिसमें बना शब्द आगे से पीछे पढ़ने पर सेम हो, लाइक मॉम। क्या हो गया, मॉम। इधर से भी पढ़ो इधर से भी पढ़ो, वर्ड क्या, एक। यानी कि पहले तो देखो किसको, आप एक्सोन्यूक्लियस को पता होना चाहिए सिरों से न्यूक्लियोटाइड को काटता है। ये एंजाइम कहां से काटेगा, सिरों का मतलब हो गया मेरे पास में ये 5 डेज है, ये 3 डेज है, ये 3 डेज है और ये कौन सा 5 डेज है। यहां से जो काटेगा उसको हम बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। और दूसरी ये क्या करा, इसमें पॉलिंड्रम आएगा, पॉलिंड्रम अक्षरों का ऐसा समूह, चाहे इधर से समझो चाहे उधर से, दोनों कंडीशनों के अंदर होगा क्या, एक ही वर्ड उधर से भी बनेगा, दूसरा इधर से पढ़ोगे तो भी सेम, उधर से पढ़ोगे तो भी क्या होगा, सेम होगा। पीछे से जैसे मॉम हो गया, जैसे डेड हो गया, आपके मलाइलम हो गया। यहाँ डीएनए पैलिंड्रोम में इसका तात्पर्य है कि डीएनए के दोनों सूत्रों में सार युग्मों को ऐसा अनुक्रम जिसको पढ़ने से अभिविन्यास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया GAA-TTC, ग्वाइनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। अब इसको मैं कैसे इस फंक्शन में भी ऐड करूंगा तो क्या होगा, CTT, क्या होगा, और उसके बाद में A और G। अब मैं उधर से पढ़ रहा हूं GAATTC, दैट्स कॉल्ड पॉलिंड्रोम। ये क्या है, पॉलिंड्रोम है, चाहे उधर से पढ़ो चाहे इधर से, एक ही। और पहली चीज क्या, एक्सोन्यूक्लियस के अंदर ही पॉलिंड्रोम आएगा। एक्सोन्यूक्लियस क्या, एक प्रकार की आणविक कैंची है, कहां से काटती है, सिरों से। ओके डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे, एंडोन्यूक्लियस पॉलिंड्रम से थोड़ा हटके दोनों क्षेत्रों के सारकों के बीच में से काटता है। ये एक चेन है, ये बेटा जी एक चेन है, ये चेन का 5 डेज है, ये चेन का 3 डेज है, ये चेन का सॉरी कौन सा डेज आ जाएगा, इसको क्या हो जाता बार बार, 3 डेज। अब यहां मैंने इसको 3 डेज कर लिया, ये मेरा हो गया 5 डेज। यहां से यहां, इधर से इधर कौन काटेगा, आपके एंडो इसको यहां से काटता है और एक्सोन्यूक्लियस कहां से काटता है, सिरों से। रिस्टिकेशन एंजाइम का नामकरण जैसे इसीरिशिया कोलाई में किया जाता है। अब रिस्टिकेशन एंजाइम हमने काट तो दिया, अब इनका क्या करना भाई, नामकरण करना। नामकरण सबसे पहले हम आगे की ओर, इसीरिशिया कोलाई का मतलब हो गया भाई किसके अंदर लेना, आपके इसीरिशिया कोलाई का हम नामकरण कर रहे हैं, वंश को सबसे आगे की ओर, उसके बाद जाति को, उसके बाद प्रभेद को आर के रूप में, उसके बाद में आई को या फर्स्ट को रोमन अक्षर के रूप में लिखा जाता है। तो इस आपके सबसे पहले हमने वंश को लिया, ई इसका वंश है, जाति इसका क्या, को, आर इसका क्या, प्रभेद, रोमन संख्या इसकी पहली है। जैसे आप लिखते हो तो हम इसको कमांड रूप में किस नाम से जानेंगे, ई कोलाई। कैसे, वंश को आगे लिया ई, जाति से प्राप्त, जाति कौन सी इसकी, को, उसके बाद में आर आ गया, इसका प्रभेद, रोमन संख्या इनकी इसकी सीक्वेंस क्या है, आर आ गई, और इसी को हम फर्स्ट आ गई, इसीलिए हम इसको इसीरिशिया कोलाई को किस नाम से जानते हैं भाई, ई कोर फर्स्ट। किस नाम से जानते हैं, ई कोर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा आता देखो, पहले पुनर्योगज डीएनए लिया, किसने बताया,
स्टिनले कोहने और आपके कौन से साइंटिस्ट थे, इनका नाम बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, नाम जरूर इनका याद रखना। जो साइंटिस्ट है स्टिनले कोहने और हर्बर्ट बॉयर, इन दोनों साइंटिस्ट का नाम रट लेना। फिर इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है वो जरूर याद रखना। फिर अपने पास में हम पढ़ते हैं सेकंड चीज, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो भाई वांछित डीएनए और वाहक डीएनए, दुर्बल डीएनए और जो अच्छा डीएनए, उन दोनों के खंडों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। उसके बाद में क्लोनिंग वाहक, तीसरा चरण है क्या, क्लोनिंग वाहक। वे वाहक जिसमें वांछित डीएनए को समाकलित करके उपयुक्त प्रपोषी में स्थानांतरित करके उसकी अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। कहने का मतलब क्या, वाहक प्लाज्मोड, आपके काजमिड, प्लाज्मिड, जीवाणु भोजी, उन वाहक में किसको, वांछित डीएनए का समायोजित किसके साथ में करना, परपोषी के साथ में करना, जिसको हम लेंगे और उसमें डाल देंगे और उसकी फोटोकॉपियां तैयार करेंगे। और फंक्शन पहला अपना कौन सा है, प्लाज्मिड। ये भाई प्लाज्मिड क्या है, एक प्रकार का वाहक है, इसकी आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। ये जीवाणु के अंदर मुख्य डीएनए के अतिरिक्त वर्तुल डीएनए पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। अब देखो ये मैंने बोल दिया कि मेरा डीएनए है, इस डीएनए के अंदर ये जो फंक्शन दिख रहे हैं इस टाइप के, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्तुल डीएनए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। एक्स्ट्रा जो फंक्शन होगा जीवाणुओं का भक्षण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी। तीसरा चरण हो गया। उसके बाद में वाहक की क्लोनिंग है तो क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, यानी कि जो हमने वाहक यूज किए हैं, प्लाज्मिड हो चाहे काजमिड हो चाहे जीवाणु भोजी हो, तीनों वाहक है तो इनकी विशेषता क्या होनी चाहिए। पहला प्रतिकृत्यन उद्भव, यानी कि ओराई का आरंभ। कहने का मतलब हो गया भाई ये प्रतिकृति कैसे आरंभ कर सकते हैं, ये विशेषता इनके अंदर होनी चाहिए। वाहक में प्रतिकृतिकरण का उद्गम यानी कि प्रारंभ होना आवश्यक है। जब कोई डीएनए इस अनुक्रम से जुड़ जाता तो परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। कहने का मतलब ऐसा वाहक होना चाहिए जो जुड़ते ही क्या कर सकते, क्लोनिंग करने की क्षमता रख सके, ऑराई कर सके। उसके बाद में सिलेक्टेबल मार्कर यानी कि वर्ण योग्य चिन्हक, डीएनए के साथ में सहवाक का वर्ण योजन चिन्हक आवश्यक भी होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया वो पहचान सके, जहां मल्टी टाइप ऑफ डीएनए बनेंगे तो वो आइडेंटिफिकेशन कर सके कि भाई कौन सा डीएनए अच्छा बना, कौन सा डीएनए में अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कौन करेगा, सिलेक्टेबल मार्कर काम में आएगा। सॉरी। उसके बाद में जो रूपांतरण एवं नॉन ट्रांसजेनिक की पहचान कर उन्हें समाप्ति करने में भी सहायक है। कहने का मतलब जो यूजफुल है उनको काम में लिया जाएगा, नो यूजफुल है उसको क्या कर दिया जाएगा, चयन में तो वृद्धि की जाएगी। जो यूजफुल है और नॉन ट्रांसिक प्रक्रिया के द्वारा डीएनए के खंडों को परपोषी में प्रवेश करवा दिया जाएगा। जो यूजफुल है उनको आगे परपोषी में प्रवेश करवा दिया जाएगा, और जो आपके नहीं होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, आगे की ओर भेज दिया जाएगा, जो खराब है। पहला वाहक है अपने पास में प्लाज्मिड का, कौन है, PBr 332। कौन सा है, PBr 332। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, PBr 332, सॉरी 322, एक तो स्लिप हो जाता है शाम तक बेटा, क्या करें। खैर देखो PBr 332 के अंदर फंक्शन क्या, दो लेयरें बनाओ। ये दो लेयर बनाने की एक टेक्निक बताता हूं। दो लेयर बना ली, बनाने के बाद में आपको करना क्या, सबसे पहले दो फंक्शन रटो, PST फर्स्ट, आपके PU फर्स्ट, उसके बाद में हिंड, उसके बाद में BAMH फर्स्ट, उसके बाद में SAL फर्स्ट। अब ये सारे ये क्या है, ये आपके जो जीन हैं, कौन से इंटरेस्ट ऑफ जीन, जिनको हम अंदर की ओर क्या करते हैं, जहां से ये ऑपोजिट साइड में, जैसे इंटरेस्ट ऑफ जीन का मतलब हो गया, यदि आप इस साइड से इकोलाई से जोड़ रहे हो तो ये प्लेटें बनेगी इस साइड के अंदर। यदि आप इस साइड से उनको डीएनए को प्रवेश करवा रहे हो तो प्लेटें कहां बनेगी, इस साइड। इंटरेस्ट ऑफ जीन इनको बोलते हैं, ये सारे क्या इंटरेस्ट ऑफ जीन है। इकोलाई फर्स्ट अपना क्या है, एक प्रकार का भाग क्या है, जो प्रपोषी है। अब यहां ओराई से क्या होगी कि उसका प्रारंभन होगा, किसका, फोटोकॉपी का प्रारंभन होगा। यहां आप इसके अंदर जैसे ही डालोगे किसको, डीएनए को, डालने के बाद में इसके अंदर मल्टी टाइप ऑफ डीएनए बनेंगे, किसके अंदर, वाहक के अंदर।
उसका देखो सबसे पहले प्रतिकृतिकरण का प्रारंभिक स्थल कौन सा होता? ओरई। प्रतिजीन AMPR टेट्रा, यानी कि AMPR और टेट्रा जो कि अंदर की ओर रहते हैं, ये आपके क्या होंगे? प्रतिरोधी जीन होते हैं। रिस्ट्रिगेशन एंजाइम स्थल ये और ये सारे क्या रिस्ट्रिगेशन एंजाइम स्थल है जिनके ऊपर प्लेटें बनती है।